हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी गिवन एरिया। और हमने ये भी सीख लिया था कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस हो तो अगर हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स जीरो होता है। आज हम इस पे बात करेंगे कि अगर एक क्लोज सरफेस है तो अगर उसके अंदर चार्ज है तो वहां फ्लक्स कितना होता है। इसको समझाने के लिए हमारे पास होती है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम डिस्क्राइब करती है फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होती है जो इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कोई भी बंद सरफेस। उसके अंदर कुछ चार्ज होगा और उसकी वजह से हम उस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स के बारे में सोचेंगे। So, according to this theorem, total flux associated with a closed surface is 1 upon epsilon naught times total charge present inside the closed surface. मतलब ये थ्योरम बोलती है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उस नेट चार्ज को 1 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर बहुत सारा चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। तो आपके पास जो उस सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स है वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स होगा समेशन Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए इसको केवल लेना देना इस बात से है कि अंदर चार्ज कितना है, बाहर वाले चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं और फॉर सिमेट्रिकल सरफेस देख रहे हैं कि क्या ये थ्योरम सही है क्या। सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। हमने इसके चारों तरफ स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया। अगर हम सिमेट्रिकली उसे ड्रॉ करें तो वो एक सरफेस ऑफ स्फीयर है जो कि 3D में ऐसे चारों तरफ आर डिस्टेंस पर इसके साथ सिमेट्री में है। तो ये एक क्लोज सरफेस है जो कि एक सरफेस ऑफ स्फीयर है। हमारे को फ्लक्स निकालने का जो ट्रेडिशनल तरीका पता है वो ये पता है कि पहले हम एक छोटा सा फ्लक्स निकालें और उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर लें एंटायर सरफेस के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस सरफेस का कोई पॉइंट है P, इस पर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरे को पहले से पता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी मेरे पास E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस छोटे से सरफेस का सरफेस एरिया ds भी इस ही तरफ होगा और इन E और ds के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। इसलिए अगर मैं छोटा सा फ्लक्स सोचूं कि कितना आएगा तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि आएगा E ds कोस 0। कोस 0 1 होगा, यानी यहां से जाने वाला छोटा सा फ्लक्स होगा E इंटू ds। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं जो यहां से जा रहा है तो उसके लिए मुझे एंटायर क्लोज सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें मेरी ई से कोई लड़ाई नहीं है। मुझे ds को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी क्लोज सरफेस के लिए, और ये ds वेक्टर नहीं है, ds है। ds वेक्टर होता तो उसका इंटीग्रेशन 0 आता। e की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, और ds हो गया 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चटक गया, 4 पाई से 4 पाई चटक गया। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया कि फाई टोटल बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव हो गया। पर इसको देखकर ऐसा लग सकता है कि शायद गॉसेस थ्योरम केवल सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही सही है, तो हम एसिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी इसको प्रूव कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एसिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए। एसिमेट्रिकल सरफेस के लिए मतलब हमारे पास फिर से ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और हमने इसके चारों तरफ ऐसा कुछ भी ऐसा सरफेस बना लिया जो एसिमेट्रिकल सरफेस है, जिसकी इस चार्ज से सरफेस की डिस्टेंस बराबर 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 नहीं है। अब हम जानते हैं कि
इस चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स तो ऐसे जाएंगी रेडियली आउटवर्ड्स, तो इंटेंसिटी तो ऐसे ही होगी, और r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी फिर से होगी 1/4πε0 Q/r²। ये हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सरफेस एरिया ले तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो E के पैरेलल हो, वो E के साथ कोई भी एंगल बना सकता है, क्योंकि ये एक सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है, तो इसलिए ds वेक्टर और E वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। तो अगर अब हम छोटा सा फ्लक्स निकालें तो वो हो जाएगा हमारे पास E ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास हो जाएगा E ds cos थीटा। अब अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो हमें इसे एंटायर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हम E की वैल्यू डाल दें, जो हो गई 1/4πε0 Q/r² इंटू ds cos थीटा। इसमें से हमने Q और 4πε0 बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds cos थीटा अपॉन r²। याद कीजिए ds cos थीटा अपॉन r² मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है सॉलिड एंगल। मैंने आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेशन बताया था कि अगर आप एक क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करते हो तो आंसर हमेशा आती है 4π। इसलिए टोटल फ्लक्स Q/4πε0, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है 4π। 4π कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर फिर से आ गया Q/ε0। इस तरह साबित हुआ कि गॉसेस थ्योरम एकदम सच है। गॉसेस थ्योरम में ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको ε0 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास उस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स आ जाएगा। अब यदि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो उस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा। इसीलिए कल जब हम किसी क्लोज सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो चार्ज बाहर था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, पर हम क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा था उतना ही बाहर जा रहा था, लेकिन उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो था। किसी भी क्लोज सरफेस से कोई भी फ्लक्स एसोसिएट तभी होगा जब उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो। अगर उसके अंदर चार्ज जीरो है तो क्लोज सरफेस के साथ कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। यहाँ पर चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस का मतलब है नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। इसलिए अगर क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारा चार्ज है तो उन सारे चार्ज का हमें एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज एडिटिव होता है। एडिटिव है तो एल्जेब्रिक सम कीजिए और सभी को जोड़कर नेट चार्ज निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद गिवन क्लोज्ड और गॉसियन सरफेसेस। इसमें पहला सवाल है, इस सवाल में दिखाया गया है कि एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर +3 कूलम चार्ज है और उसके बाहर +9 कूलम चार्ज है। अब अगर बाहर 9 कूलम चार्ज है और अंदर +3 कूलम चार्ज है, तो पहली बात तो बाहर वाले चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, अंदर वाले चार्ज को ही कंसीडर करना है। तो इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स होगा Q इनसाइड अपॉन ε0 के हिसाब से टोटल फ्लक्स होगा 3/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक गॉसियन सरफेस है जिसमें उन्होंने 3 चार्ज दे रखे हैं, Q/2 Q/2 Q/2, तीनों अंदर ही है। इसलिए अगर हम नेट फ्लक्स निकालना चाहें तो वो होगा Q/2 प्लस Q/2 प्लस Q/2, जो कि अंदर के सभी चार्जेस का सम है, अपॉन ε0। इसलिए नेट फ्लक्स हो जाएगा 3Q/2ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक गॉसियन सरफेस है और उसमें -10 कूलम और +8 कूलम का चार्ज है। अगर हम इससे नेट फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमें अंदर वाले चार्ज का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, दैट इज उनको विद साइन कन्वेंशन ऐड करना पड़ेगा। तो -10 और 8 को ऐड करने पर हो जाएगा -2/ε0। यही हमारे पास फ्लक्स की
वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 3 गाउसियन सरफेस दिए हुए हैं 1, 2 और 3 और इन तीनों से एसोसिएटेड फ्लक्स बताना है। तो अगर हम पहले गाउसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स देखें तो उसके अंदर केवल 2 कूलम है, तो उसका आंसर होगा 2/ε0। लेकिन अगर हम दूसरे गाउसियन सरफेस से देखें तो उसके अंदर केवल 3 कूलम चार्ज है, इसलिए उसका आंसर होगा 3/ε0। लेकिन अगर हम तीसरे गाउसियन सरफेस के लिए देखें तो उसके अंदर पहला और दूसरा दोनों गाउसियन सरफेस भी हैं, तो इसलिए उससे एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स होगा -10 + 2 + 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि -5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा is passing through a cube of side A, then find out maximum possible flux associated with the cube। सबसे पहले तो ये क्यूब तो एक क्लोज सरफेस है, लेकिन सबसे पहले हमको इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है वो पता करना है। तो सबसे पहले तो चार्ज इनसाइड द क्यूब पता करना है। अब इस लाइन चार्ज पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का चार्ज है लैम्डा। 2 का होगा 2 लैम्डा, 3 का 3 लैम्डा, और इसका जो डायगोनल होगा, क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में रखी है, तो हम जानते हैं कि इसका डायगोनल होता है √3a। ये तो हमारे पास आ गया चार्ज। अब हमने सिंपली लगाई इसमें गॉसेस थ्योरम। सोचो अगर गॉसेस थ्योरम नहीं होती तो ये एक क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा टफ वाला काम होता, लेकिन अभी गॉसेस थ्योरम है तो हमें टोटल फ्लक्स सिंपली मिल गया √3 लैम्डा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन सरफेसेस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल शेल। एक कटोरा है जो ऊपर से खुला है, अब उसके बीच में चार्ज रख दिया। अब गॉसेस थ्योरम तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही सही है। अब अगर गॉसेस थ्योरम सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए सही है तो इसकी वजह से तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लें। अगर ये पूरा स्फीयर होता और फिर उसके सेंटर पे चार्ज होता तो हम निकाल लेते, आंसर होता पूरे स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स है Q/ε। तो क्यों ना हम यहाँ पे इस स्फीयर को कंप्लीट कर लें। मान लें कि यहाँ एक पूरा स्फीयर था, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया। सो अगर इस टोटल गाउसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालें, गाउसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, तो वो होगा Q/ε। लेकिन हमें निकालना है सिर्फ इस हेमिस्फेरिकल शेल से जाने वाला, इस शेल से जाने वाला जो है वो फ्लक्स निकालना है। तो अगर इस पूरे से जाने वाला Q/ε है तो सिमेट्री से इससे आधे से जाने वाला होगा Q/2ε, क्योंकि जितनी लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर वाले हेमिस्फीयर में से जाएंगी उतनी लाइंस ऑफ फोर्स नीचे वाले हेमिस्फीयर में से जाएंगी, क्योंकि वो तो एक बल्ब से जैसे रोशनी निकलती है चारों तरफ, ऐसे इस चार से लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं, तो जितनी नीचे से जाएंगी उतनी ऊपर से जाएंगी। इसलिए हमारे पास जो हेमिस्फीयर था उससे जाने वाला फ्लक्स हो गया टोटल फ्लक्स का हाफ, यानी Q/2ε0। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की किसी एक क्रॉस सेक्शन के सेंटर पर ये चार्ज रखा हुआ है। अब ये हमारे लिए क्लोज सरफेस तो हुई नहीं, क्योंकि चार्ज तो उसकी सरफेस पे आ गया है। तो फिर अब हम क्या करें, फिर वही समस्या है। अगर एक पूरा सिलेंडर होता और उसके लिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता ये चार्ज बीचों बीच में, तो हम पूरे सिलेंडर से जाने वाला फ्लक्स निकाल सकते थे Q/ε0। तो हमें फिर से इमेजिन करना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि इतना ही बड़ा एक और सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। इतना ही बड़ा जो एक और सिलेंडर होगा जो यहाँ पर रखा होगा, तो इस पूरे गाउसियन सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स होगा Q/ε0। लेकिन जितनी लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर वाले इमेजिनरी सिलेंडर से जा रही होंगी उतनी नीचे वाले रियल सिलेंडर से जा रही होंगी, इसलिए जो हमें चाहिए सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स वो होगा टोटल फ्लक्स का हाफ।
इसलिए इस सिलेंडर से जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अगर ये चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, तो अगर हम इस क्यूब को एक गाउसियन सरफेस मान ले, तो इस क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इस क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स हो गया। लेकिन अगर हम इमेजिन करें तो जो क्यूब है उसके सारे सरफेस से सिमेट्रिकली लाइंस ऑफ फोर्स जा रही होंगी, क्योंकि हर सरफेस से क्यू का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स किसी एक सरफेस से जा रही होंगी, उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्स हर एक सरफेस से जा रही होंगी। यानी कि जो इसके अंदर फ्लक्स है, हम उसके 6 बराबर टुकड़े कर सकते हैं। तो अगर हम निकालना चाहें फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब, अगर क्यूब की एक सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालना है, तो सरफेस से जाने वाला फ्लक्स सिमेट्री से क्यूब से जाने वाले फ्लक्स बाय 6 होगा। तो ये होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सोचिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूब, मतलब ये एक क्यूब है, चार्ज प्लस Q को इसके किसी एक फेस पर रख दिया, अंदर नहीं है, ये इसके सरफेस पर है, इसके एक फेस पर। अब अगर ये क्यूब के अंदर होता तो हम क्यूब से जाने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बता देते। लेकिन अब ये तो इसके एक फेस पे आ गया, तो अगर इसको गाउसियन सरफेस से बाउंड करना है, तो हम क्यों ना इमेजिन कर लें कि इतना ही बड़ा एक और क्यूब है। तो हम एक इमेजिनरी क्यूब बना लें। ये हमने एक इमेजिनरी क्यूब बना लिया, और अब हमने सोचा कि ये दोनों आइडेंटिकल क्यूब हैं, इनसे जाने वाला नेट फ्लक्स, क्योंकि अब इस दोनों क्यूब के अंदर ये चार्ज एनक्लोज हो गया, तो हमारे पास जो ये गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस यानी कि ये जो टोटल सरफेस है, इस टोटल सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाउसेस थ्योरम। लेकिन हमको तो ये जो गिवन क्यूब था इससे जाने वाला फ्लक्स चाहिए, तो सिमेट्री से जितना फ्लक्स जाएगा इमेजिनरी क्यूब से, उतना ही जाएगा रियल क्यूब से। इस वजह से हमारे पास जो क्यूब गिवन था, उस क्यूब से जाने वाला फ्लक्स हो गया हमारा टोटल गाउसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2, यानी क्यूब से जाने वाला फ्लक्स हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। अब देखिए जोरदार क्वेश्चन आया कि एक साइड के सेंटर पे रखा हुआ है। अब हमें कुछ ऐसी तिकड़म लगाना पड़ेगी कि ये चार्ज एक गाउसियन सरफेस के अंदर आ जाए, और हम चाहेंगे कि वो सिमेट्रिकली अंदर आ जाए, मतलब उस गाउसियन सरफेस के सेंटर पर। तो हम क्या करें? अगर हम इमेजिन कर लें कि हम ऐसे 3 क्यूब और लगा देते हैं, सोच कर देखते हैं। समझिए कि मैं एक क्यूब लगा देता हूं यहां पर, फिर मैं एक क्यूब लगा देता हूं यहां पर, और फिर मैं एक क्यूब लगा देता हूं यहां पर। तो इन 4 क्यूब के लिए वो जो साइड थी वो बीचों बीच में आ गई,
समझ लीजिए हमारे पास एक कमरा था, उसके एक पिलर पे एक चार्ज था, हमने उसके चारों तरफ 3 कमरे और लगा दिए, तो कुल मिला के हमारे पास 4 कमरों का एक सेट हो गया, और वो जो पिलर था वो चारों कमरों के बीच में आ गया। तो अब ये जो चार्ज है ये इन 4 क्यूब के लिए सेंटर पे पहुंच गया। तो इस पूरे सरफेस को अगर हम गॉसियन सरफेस मान लें, इन अंदर की जो वॉल्स हैं वो सोच लें नहीं है, हमारे पास सिर्फ चारों तरफ छत, जमीन और चारों तरफ की दीवारें। तो अगर हम इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कंसीडर करें, तो टोटल फ्लक्स होगा हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो ये एक जो सॉलिड क्यूब रखा हुआ है इससे जाने वाला चाहिए। सिमेट्री से जितना एक से जाएगा उतना ही चारों से जाएगा, मतलब जितना चारों से जाएगा उसका एक पार्ट, 1/4 पार्ट किसी एक से जाएगा। तो हमें जो क्यूब गिवन था उससे जाने वाला फ्लक्स होगा, टोटल को डिवाइड कर दें 4 से, तो वो होगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। If plus Q charge is placed at one of the vertex of Q, अब ये और इंटरेस्टिंग हो गया, उन्होंने क्यूब के एक वर्टेक्स पर ये ले जाके चार्ज रख दिया। अब अगर हमें इस क्यूब से जाने वाला फ्लक्स निकालना है तो डायरेक्टली तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर गॉसेस थ्योरम लग ही नहीं सकती। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, ये जो चार्ज है ये अगर एक गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया तो शायद हम कैलकुलेट कर पाए। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम इमेजिन करें कि हम इसके चारों तरफ 7 और क्यूब लगा दें। भाई कमरे के सबसे ऊपर वाले एक कोने पे चार्ज रख दिया, तो अब उस चार्ज को बीच में लाने का क्या तरीका है कि ऐसे 8 कमरे हों, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये जगह बीच में आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। मान लो मैं इसके ऊपर एक क्यूब लगा दूं, मैंने एक आइडेंटिकल क्यूब ले लिया। समझिए कि मैं ऐसा ही एक क्यूब लाकर इसके ऊपर रख देता हूं, फिर मैं ऐसा ही एक क्यूब इसके बगल में रख देता हूं, फिर मैं ऐसा ही एक क्यूब यहाँ नीचे रख देता हूँ। तो ये ऐसे 4 क्यूब इकट्ठे हो गए। लेकिन अभी भी ये जो चार्ज है वो पीछे वाले सरफेस पर है, अभी मुझे ऐसे 4 क्यूब इसके पीछे भी रखना पड़ेंगे। अब अगर आप समझ पाए तो ये टोटल 8 क्यूब हैं, और इन सभी से जाने वाला नेट फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो इन सभी से जाने वाला टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो इस एक क्यूब से जाने वाला फ्लक्स निकालना था, जो कि सिमेट्रिकली जितना एक से जा रहा होगा उतना सभी से जा रहा होगा, और जितना टोटल सबसे मिला के जा रहा होगा उसका 1/8 पार्ट एक से जा रहा होगा। तो हमारे पास एक क्यूब से जाने वाला फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 8, इसलिए एक क्यूब से जाने वाला फ्लक्स हो गया Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसेस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम इसकी मदद से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि हम कैसे लगा पाएंगे। पहला तो हम उस ही पॉइंट पर इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं इसकी मदद से जो गॉसियन सरफेस पर हो। सो पहली कंडीशन है दैट पॉइंट मस्ट बी ऑन द गॉसियन सरफेस। मतलब गॉसियन सरफेस पर कोई पॉइंट होगा तो उसकी इंटेंसिटी हम बता देंगे। अगर वहां गॉसियन सरफेस है तो अच्छी बात है, नहीं तो बना लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल। वो सिमेट्रिकल होगी तो आप उसका एरिया जानते होंगे, जैसे स्फीयर होगा तो आप उसका एरिया जानते होंगे 4πr²। तो आपको एरिया लिखने में आसानी हो जाएगी। आप सिलेंडर होगा तो आप जानते होंगे 2πrl, तो आपको एरिया लिखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि हम इसको करने कैसे वाले हैं, देखिए हमारे पास फ्लक्स के दो फॉर्मूला हैं। एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट S,
यानी इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, और एक हमारे पास है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर सके और हमें Q इनसाइड पता ही है, एप्सिलॉन नॉट पता है, सरफेस एरिया भी हमें पता हो, तो हम E कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें समझ रखना होगी कि हमने जब गॉसियन थ्योरम प्रूव किया था तो हमने हर बार इंटेंसिटी कहाँ लिया था, गॉसियन सरफेस के ऊपर। इसलिए जिस भी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी की वैल्यू पता करना है, हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा जिसके ऊपर वो पॉइंट हो जिस पर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरी चीज, हमें उस गॉसियन सरफेस का एरिया S यहाँ रखना पड़ेगा। जब हम उस गॉसियन सरफेस का एरिया S यहाँ रखेंगे तो एरिया हमें पता होना चाहिए, नहीं तो अगर हम एसिमेट्रिकल सरफेस बना लेंगे, सर एसिमेट्रिकल के लिए भी तो ट्रू है गॉसियन थ्योरम, नहीं ठीक है, एसिमेट्रिकल के लिए ट्रू है गॉसियन थ्योरम, लेकिन एसिमेट्रिकल सरफेस का सरफेस एरिया हमें पहले से याद तो नहीं होगा, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फिर आसानी कहाँ रही। जैसे आपको याद है हम लाइन चार्ज के लिए कितना बड़ा डेरिवेशन होता था, लेकिन हमें उसका आंसर भी याद है ना, के लैम्डा अपॉन आर, याद है हमको लाइन चार्ज के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन होता था। अभी यहाँ करके देखेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए करके देखेंगे, अगर वो जल्दी जल्दी आ जा रहा है इसका मतलब गॉसियन थ्योरम काम की चीज है, क्योंकि हम इससे उन सारे चार्ज एरे की इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे जो हमको नहीं आती है। तो पहले हम शुरू करते हैं जो हमको आती है वहां से, कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कैलकुलेट करें इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमें पहले से ही पता है कि ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, हम पहले से ही जानते हैं कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझो कि ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, मैं इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होएगा पी जिस पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा पहला संघर्ष है कि ये पॉइंट पी किसी गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए, और वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल भी होना चाहिए ताकि मुझे एरिया पता हो। तो समझो कि ये वो गॉसियन सरफेस है आर रेडियस का एक स्फीयर, क्योंकि पॉइंट के चारों तरफ सिमेट्रिकल चीज क्या होगी, स्फीयर होगी। तो स्फीयर बना लिया मैंने, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, यहाँ कोई था तो नहीं, मैंने इमेजिन कर लिया कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अब देखो कि मेरे पास फ्लक्स के दो निकालने के तरीके हैं। पहला फ्लक्स निकालने का तरीका है कि मैं कर दूं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि सिमेट्रिकल के लिए मैं डायरेक्ट एस लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेट भी करूंगा तो एस ही आएगा। अब यहाँ पे फ्लक्स हो गया मेरा ई डॉट एस कोस जीरो, यानी ई डॉट एस। आगे से मैं सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए डायरेक्ट ई इंटू एस लिख दिया करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट भी लेता हूँ तो उसका सरफेस एरिया भी ई के पैरेलल ही आएगा, और फिर ऐसे हर जगह पैरेलल ही होगा, इसलिए जब मैं उनको जोड़ूंगा तो यही आएगा, तो मैं हर बार ऐसे लिख दूंगा। अब मुझे सरफेस एरिया लिखना होता है हमेशा गॉसियन सरफेस का, तो ये एक स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। साथ ही साथ मैं गॉसियन थ्योरम से जानता हूं कि फ्लक्स होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशन 1 में मैंने एनालिटिकली निकाला है और इक्वेशन 2 में मैंने गॉसियन थ्योरम से निकाला है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी वही के Q अपॉन आर स्क्वायर। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया, हमें तुरंत ही पता चल गया कि इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि ये एकदम सरल है। और अभी तो हमने इतना लंबा भी किया, अब हमें अगर समझ में आ गया तो हम सीधे E इंटू एस को
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दिया करेंगे। याद रखेंगे Q इनसाइड चार्ज है और जो S है वो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो हमने एक लाइन चार्ज लेना है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। हालांकि आंसर हम पहले से ही जानते हैं 2k लैम्डा बाई r। हमने पहले एनालिटिकली ड्राइव किया है, लेकिन गॉसेस थ्योरम से ये बहुत आसान है। ट्राई करते हैं। सपोज ये एक लाइन है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है और हम चाहते हैं कि हम इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है उस पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस जगह हम इंटेंसिटी की वैल्यू लाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी केवल और केवल तभी निकाल सकते हैं जब ये किसी गाउसियन सरफेस पे हो, और हमें उसका एरिया भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लिखना चाहते हैं E डॉट S बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको उसका एरिया भी लिखना पड़ेगा। तो लाइन के चारों तरफ सिमेट्री में क्या होगा? लाइन के चारों तरफ सिमेट्री में होगा सिलेंडर। तो हमने एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस क्रिएट कर ली जो कि एक सिलेंडर का सरफेस है। हमने कंसीडर कर लिया कि इसका लेंथ L है और इसकी रेडियस R ही होगी जितनी की यहाँ से डिस्टेंस है। इस सिलेंडर में तीन सरफेस होंगे, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस होगा और दो सर्कुलर सरफेस होंगे। लेकिन जो ऊपर और नीचे वाले सर्कुलर सरफेस हैं उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि लाइन से फ्लक्स तो ऐसे निकल रहा होगा। तो ये चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स तो यूं जा रही होंगी ऊपर और नीचे वाले सरफेस के लिए, तो वो पैरेलल होंगी। इसलिए इस गॉसियन सरफेस में तीन हिस्से थे, एक कर्व्ड सरफेस और दो फ्लैट सरफेस। दोनों फ्लैट सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स तो हो गया जीरो। इसलिए जब हम E डॉट S लिखने वाले हैं तो उसमें S जो लिखने वाले हैं वो सरफेस एरिया आने वाला है इस कर्व्ड सरफेस का। और आप कहीं भी देखिए कर्व्ड सरफेस के साथ ये 90 डिग्री पर है, यानी कर्व्ड सरफेस के एरिया के साथ इंटेंसिटी हर जगह पर पैरेलल है। इसलिए E डॉट S कोस जीरो हो गया बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस जीरो 1 हो गया और कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल बराबर Q इनसाइड। अब Q इनसाइड कैसे निकालें? अगर इसकी यूनिट लेंथ पर चार्ज था लैम्डा तो L लेंथ पर होगा L लैम्डा, इसलिए ये आ गया Q इनसाइड। L कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर हमारे पास हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसा हमने पढ़ा था वैसा कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसलिए ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, वही जो हमने पढ़ा था। लेकिन पहले बहुत टिपिकल, पर अब एक समस्या है। हम केवल सिमेट्रिकल फील्ड ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जब हमने फाइनाइट लेंथ के वायर के बारे में पढ़ा था तो फाइनाइट लेंथ के वायर में फील्ड सिमेट्रिकल नहीं था। आपने देखा था उसके कोने में 45 डिग्री के एंगल पर आ गया। तो हम वो वाले फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस के लिए ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो हमने इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए तो यहाँ कैलकुलेशन संभव है, लेकिन फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए यहाँ कैलकुलेशन संभव नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ फील्ड सिमेट्रिकल हो और ऐसा एक गाउसियन सरफेस बना लें और उसका एरिया भी हमें पता हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। सबसे पहली बात तो ये बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी शीट है, जैसे कि एक बड़ी सी दीवार जिसके ऊपर है चार्ज और है ये नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है मतलब इसके अंदर चार्ज जो है
वो जहां देते हैं वहीं चिपक जाता है। जैसे ये पेन है ना, अगर ये मेटल का हो तो अगर मैं इसे चार्ज दूंगा तो चार्ज इक्वली इसकी सरफेस पर फैलेगा, क्योंकि रिपल्शन होगा और चार्ज इसमें चल सकता है। पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब पूरा सरफेस पे बराबर 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 चार्ज फैल जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। अगर मैं इसको केवल यहीं से फ्रिक्शन करूं, केवल यहीं रब करूं, तो केवल ये उतना इलाका चार्ज हो जाएगा जिसको मैंने चार्ज दिया है, दूसरी तरफ से मैं पकड़े रहूं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चार्ज इसमें चल ही नहीं सकता। पर ये लोग कह रहे हैं कि ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है। अच्छी बात है, देखते हैं। तो समझिए कि ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमने इसे यूनिफॉर्म चार्ज दिया है, इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो अपने आप इक्विलिब्रियम नहीं आता है, हमने फोर्सली इसमें हर जगह बराबर चार्ज दिया हुआ है। अब हमें लगता है कि ये लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न कैसा होगा, तो मुझे लगता है कि इसके चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही होंगी, और इस तरफ भी ऐसे ही जा रही होंगी, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज। ऐसे चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे होंगे। अब मेरे को एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, और सपोज कि मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली, जिसके ये जो प्लेन सरफेसेस हैं इनका एरिया जो है, समझो कि वो एस वेक्टर इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, क्योंकि हम एरिया को हमेशा आउटवर्ड लेते हैं। साथ ही साथ जैसा अभी लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न बताया था, तो इधर से इंटेंसिटी इधर होगी और इधर भी इंटेंसिटी इधर होगी। अगर हम ये मान लें कि दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर ये सरफेस है, तो सिमेट्रिकली ई तो सेम ही आने वाला है और एस भी सेम ही। तो हमारे पास अगर ये सिलेंडर में तीन सरफेस थे, दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कर्व्ड सरफेस के लिए चेक करें तो कर्व्ड सरफेस का एरिया इधर आएगा और इंटेंसिटी तो इधर आएगी, तो इनके बीच में तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस वजह से इस सरफेस के साथ कुछ भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि ये ई एस डेस cos 90 आएगा, तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा। अब रह गई बात इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस की, दोनों से फ्लक्स जा रहा है बाहर, तो दोनों को लेना पड़ेगा पॉजिटिव। इसलिए अगर हम फ्लक्स निकालें एसोसिएटेड, तो हमारे हिसाब से वो आएगा E इंटू एस प्लस ई इंटू एस, इस पूरे सिलेंडर से एसोसिएटेड, और इसकी कर्व सरफेस से एसोसिएटेड जीरो, तो इस पूरे सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स आ जाएगा 2E डॉट एस, जिसमें एस ये जो सरफेस है, प्लेन सरफेस, सर्कुलर सरफेस, इसका एरिया होगा, पर हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी देखते हैं। अब दूसरी चीज है कि हमें सिलेंडर से एनक्लोज्ड चार्ज निकालना है, तो हमें ये जो अंदर चार्ज फंस रहा है ये चार्ज निकालना है। जब तक ये चार्ज नहीं आएगा तब तक हम इसमें गाउसेस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, तो हमने इसको तो इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दिया। अब हम सोचते हैं कि सिलेंडर के अंदर फंसा हुआ चार्ज कितना है, तो हमने मान लिया लेट चार्ज ऑन यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट इज इक्वल टू सिग्मा। तो हमने सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली, मतलब इसके यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा। तो इसके
सिलेंडर के अंदर अंदर चार्ज कितना इनक्लोज हुआ होगा, जो इस सरफेस में इनक्लोज हो गया हो, और वो सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, S। तो चार्ज जो सिलेंडर के अंदर है वो S सरफेस एरिया का चार्ज है। तो अगर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो S एरिया का सिग्मा टाइम्स S है। अब हमारे हिसाब से गॉसेस थ्योरम के हिसाब से इसका फ्लक्स कितना आएगा, वो आएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा टाइम्स S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब अगर हम 1 और 2 को इक्वेट कर दे तो हमारे पास 2E डॉट S बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। S को खत्म कर दें तो हमारे पास होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। एनालिटिकली ये बहुत ही कठिन होता, लेकिन यहाँ बहुत आराम से डिराइव हो गया। अब हम इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। समझिए कि हमारे पास दो पैरेलल शीट्स रखी हुई हैं और दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। अब ये तो गजब की बात है कि इसके फॉर्मूले में कहीं डिस्टेंस ही नहीं आती, मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करता है। मतलब इसकी सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी चले जाएं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आंसर आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। हम इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगाना चाहते हैं। हम इस शीट को नाम दे देते हैं शीट नंबर 1 और इस शीट को नाम दे देते हैं शीट नंबर 2। अब देखिए पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड होता है, तो प्लस इस 1 की वजह से इधर होगा E1 और उस 2 की वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E2 भी इधर ही होगा। जबकि B वाले पॉइंट पर 1 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज E1 इधर होगा और 2 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज E2 इधर होगा। C पर 2 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज इधर होगा और 1 की वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E1 भी इधर ही होगा। मतलब अगर हम A पर निकालें इंटेंसिटी या हम C पर निकालें इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगी क्योंकि वो आने वाली है E1 प्लस E2। हालांकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी, एक की माइनस एक्स में है तो दूसरे की प्लस एक्स में होगी। अब यहाँ पर इन दोनों का सम करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे की वजह से जुड़कर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर हम B पर इंटेंसिटी निकालें तो हमें E1 माइनस E2 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब इंटेंसिटी तो दोनों की वजह से सेम है ही, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 है। समझिए कि हमारे पास फिर से दो शीट्स हैं जो पैरेलल हैं और दोनों ही नॉन कंडक्टिंग शीट हैं। एक पर प्लस सिग्मा और एक पर माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब प्लस और माइनस की वजह से डायरेक्शन का चक्कर पड़ेगा क्योंकि प्लस की वजह से होती है अवे फ्रॉम द चार्ज और माइनस की वजह से होती है टुवर्ड्स द चार्ज। तो अगर हम ये पॉइंट ए ले लें और इस पॉइंट पर देखें कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी, तो वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज E1, अगर ये 1 नंबर प्लेट थी और ये 2, जबकि 2 की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगी E2। बी पर देखें तो 1 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और 2 की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, जबकि अगर सी पर देखें तो 2 की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज और 1 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। अब अगर हम ए और सी पर देखें तो हमें इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट करके मिल रही है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ए और सी पर इंटेंसिटी सेम होगी जो E1 माइनस E2 से आएगी और दोनों ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा 0। लेकिन अगर हम B पर बात करें तो
P पर इंटेंसिटी आ रही है दोनों का सम करने से, और दोनों का सम करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। मैंने पहले भी पढ़ाया है, इंटेंसिटी कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड होगा दोनों ही प्लेट्स के बीच में, यानी ये जितनी भी लाइंस होंगी ये पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी, और ये प्लस प्लेट से लेकर माइनस प्लेट तक एक यूनिफॉर्म फील्ड बन रहा होगा, जिसमें हर जगह पर इंटेंसिटी सेम होगी और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर हम बात करें इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग शीट की, अब देखिए नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग शीट में क्या डिफरेंस होता है। कंडक्टिंग शीट को आप जो भी चार्ज देते हो वो उसकी एंटायर सरफेस पर फैल जाता है, मतलब अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसमें और नॉन कंडक्टिंग में क्या अंतर था। नॉन कंडक्टिंग में आप ये समझो कि एक ही लेयर थी चार्ज की जो ए एरिया पर लगी हुई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि इस सरफेस पर आपका पॉजिटिव चार्ज अलग होगा और जो पीछे वाला सरफेस है जो हमें दिख नहीं रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज पूरे में एंटायर लेयर में अलग से होगा। इसलिए आप ये मान सकते हो कि जो कंडक्टिंग शीट है वो इक्विवेलेंट है टू नॉन कंडक्टिंग शीट्स के। तो नॉन कंडक्टिंग शीट के इक्विवेलेंट है, मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर एक कंडक्टिंग शीट पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो वो ऐसी दो नॉन कंडक्टिंग शीट के इक्विवेलेंट है जिन पर इंडिविजुअली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हम जानते ही हैं कि इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी जीरो आएगी, अभी हमने स्पेशल केस में किया है, और इस जगह पर इंटेंसिटी आएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ भी इंटेंसिटी आएगी हमारे पास इस तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी सॉल्व किया है तो हमें समझ में आ गया कि कंडक्टिंग शीट की वजह से अगर उसके आसपास कहीं भी देखेंगे तो बाहर तो इंटेंसिटी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ देखेंगे तो भी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि नॉन कंडक्टिंग में आती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अंदर इंटेंसिटी जीरो होगी। वैसे भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी अंदर जीरो।